नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनके फैसलों को यदि आप देखेंगे तो दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखेगा कि वो खुद को आम लोगों के नेता के तौर पर स्थापित करने में जुटे। एक ऑटो वाले के लिए कलेक्टर को हटा देना या उसके बाद आम लोगों से गलत व्यवहार करने पर जो उन्होंने अधिकारियों का तबादला किया, ये उसकी बानगी है। उसके बाद गरीब लोगों के लिए मुफ्त में एयर एम्बुलेंस और सक्षम लोगों के लिए पैसों में एयर एम्बुलेंस भी एक उदाहरण है। आज कैबिनेट में जो निर्णय हुआ वो भी एक तरह से इसी दायरे में रखकर देखा जा सकता है कि मंत्री और बाकी के लोगों का इनकम टैक्स सरकार क्यों भरेगी, क्यों उन्हें अपनी कमाई का कर खुद नहीं देना चाहिए। इससे सरकार को जो बचत होगी वो बहुत बड़ी भले ही ना हो, लेकिन इसके मैसेज बहुत बड़े जाते हैं। तो आज बात इसी समाजवाद की करेंगे। बात करेंगे एमपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों की भी। कांग्रेस से आए विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा न देने की वजह कोई नया नियोजन है जो अब तक नहीं हो पाया? क्या वे भी मोहन कैबिनेट में जल्द नमूदार हो सकते हैं? जब नियोजन का जिक्र हो ही रहा है तो बात करेंगे अमरवाड़ा विधानसभा सीट उपचुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नियोजन की भी। बीजेपी ने रानी दुर्गावती को लेकर जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री यदि जनजातीय समाज के नृत्य, कर्मा और शैला पर डांस कर रहे हैं तो उसके मायने क्या हैं? छिंदवाड़ा में भी सभी ट्राइबल मंत्री और नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने के मायने क्या हैं? तो बतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपनी प्रशासनिक क्षमता झलकाने में तेजी से जुटे हैं। आज जो कैबिनेट में फैसले हुए उससे पहले जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीरें हैं रीवा के गोविंद लाल तिवारी की, जिन्हें हार्ट अटैक आया था और उन्हें फ्री में एयर एम्बुलेंस के जरिए भोपाल लाकर उनका ऑपरेशन करवाया गया। इन्हीं तस्वीरों के बरक्स देखिए आज का कैबिनेट का एक बड़ा फैसला। 1972 से एमपी में मंत्रियों और संसदीय सचिवों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। आज उस फैसले को पलट दिया गया। अब मंत्री खुद अपना इनकम टैक्स पे करेंगे और सरकारी खजाने की बचत होगी। यानी आम आदमी के लिए कहां खर्च करना है और खास लोगों से कहां खर्च कराना है, सरकार जरूरतमंद और गैर जरूरी का अंतर समझने तो लगी है। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। सरकार इसके अलावा कुछ और फैसले भी संभवतः जल्दी ले सकती है, जिसमें बड़े पैमाने पर कुछ फील्ड के अधिकारियों की तैनाती भी बदली जाएगी। संभवतः कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत भी मोहन कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और अमित शाह को प्रधानमंत्री के अभियान एक पौधा मां के नाम की शुरुआत के लिए आमंत्रण भी दिया। पार्टी के सबसे ताकतवर नेता अमित शाह यदि आ जाते हैं तो मौके पर ही बहुत से दीगर मामलों पर मोहर यूं ही लग जाती है। खैर, कांग्रेस को सरकार के निर्णय और उसकी कार्यशैली जाहिर है कि यूं तो रास आएगी नहीं, उसका भी तर्क सुन लीजिए। मैं समझता हूँ गले की फांस बन गए इनके लिए, जिन विधायकों को इन्होंने कांग्रेस में शामिल किया था। ना तो उनका कुछ कर पा रहे हैं तो वो बेचारे इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिला के कसमकस की स्थिति है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार जरूर होता है, पर इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का नहीं, मोदी जी और अमित शाह का विशेष अधिकार है। जब वहाँ से हरी झंडी मिलेगी तब शायद किसी को शामिल कर पाए। लोकतंत्र में विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इसको जनसेवक कहा गया है। जनसेवक, सेवक का मतलब होता है नौकर। अब नौकर की टैक्स सरकार भरती है तो ये तो एक दस्तूर चल रहा है। मैं समझता हूँ इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन अगर हो जाए तो ठीक है। तो कह सकते हैं कि नई सरकार एमपी में समायोजन के दौर चला रही है। आम आदमी का समायोजन, सत्ताधीशों का समायोजन और एकमात्र सीट अमरवाड़ा के चुनाव का भी समायोजन, जो कल जबलपुर में हुए रानी दुर्गावती के नाम पर आयोजन के जरिए समझा जा सकता है और ट्राइबल नेताओं मंत्रियों को मिली जवाबदेही के जरिए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह, बीजेपी के विद्वान ऊर्जवान प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे, अमूमन हम अपने राजनीतिक जो पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं उनसे करते हैं, आज करते हैं सरमन जी से, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सरमन जी, कैसे देखते हैं आप ये मोहन यादव के नए समाजवाद को? देखिए माननीय प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो वो पार्टी का जो उनका संगठन का जो कार्यशैली है उसके तहत, साथ में संघ के जो एजेंडे हैं उसके तहत, और माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी के एजेंडे को पूरा करने के लिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में वो एक वर्ग को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पूरे वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और सभी स्तर पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अपन यदि उनके अभी तक के समय का देखें तो एक तरफ जहां उन्होंने कई कलेक्टरों को, जो गरीब लोगों के साथ में यदि उन्होंने थोड़ा सा असंसदीय आचरण किया था तो उनको तुरंत हटा दिया गया था। चाहे आप दूसरे पक्ष की बात देखें कि वो जो दूसरे लोग हैं उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। चाहे आप उनके संघ की या पार्टी के संगठन की बात करें तो देखिए 29 की 29 सीट मिल गई हैं, वो मेहनत करते रहें। फिर यदि बात करते संघ के एजेंडे की तो उन्हें ध्वनि विस्तारक केंद्र से लेकर और राम पथगमन, और अभी जो बीच में उनका जो बाकी जो कृष्ण का और राम के पाठ्य सामग्री में शामिल करने की बात आई, या मांस मदिरा खुले में बिकने पर पाबंदी की बात आई। इसके साथ साथ वो माननीय अमित शाह को, जैसे कि आपने भी अपने पैकेज में बताया कि वो एक पौधा के नाम से कोई कार्यक्रम अभियान चला रहे हैं, उसमें वो आमंत्रित करने गए, उन्होंने सहमति दे दी है। फिर इसी तरह से माननीय मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की थी उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कि हमारा यादवों से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, हम उनको पसंद करते हैं, और उनको बहुत करीब 70-72 से अधिक लोकसभा क्षेत्र में उनको घुमाया था, बहुत जगह सफलता भी मिली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको सारे मोर्चों पर उनको खरा उतरने का टास्क दिया गया था, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो अपनी भी लाइन आगे बता रहे हैं और अपना भी विजन आगे बता रहे हैं। जैसे कि देखिए वो उनका विजन जो है ना, धर्म, संस्कृति और मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है, साथ में इंडस्ट्री है, इस पर वो फोकस करने का प्रयास उनका चल रहा है। ठीक है शर्मा जी, एक बार राजन जी को इन करते हैं। राजन जी, ये जो हमने अभी अपना पैकेज दिखाया, मैंने उम्मीद की है कि आपने सुना होगा उसे, तो ये आम लोगों के लीडर बनने की तैयारी है डॉक्टर मोहन यादव की? देखिए दुबे जी, वैसे भी मोहन यादव जी आम लोगों के ही नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री आम कार्यकर्ता की हैसियत से आगे बढ़ता है और बाद में वो एक प्रदेश के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी आम लोगों की जानकारी उनको है, आम लोगों की समस्याओं से वाकिफ है। दूसरी चीज जो आज के निर्णय है कैबिनेट के, उससे भी ये समझ आ रहा है कि वो समझ रहे हैं कि जो एक तरह से आपने भी कहा कि नया प्रयोग नहीं है बल्कि एक नई बात उन्होंने की है, ऐतिहासिक निर्णय मैं तो मानता हूँ कि अगर उन्होंने कहा है कि मंत्री लोग अपना टैक्स जमा करेंगे तो ये अच्छी बात है कि प्रदेश सरकार का ऊपर क्यों आश्रित रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस निर्णय का स्वागत योग्य निर्णय है और निश्चित तौर पर आम जन के बीच भी ये निर्णय काफी लोकप्रिय होगा। एक बार सरमन जी को दोबारा से इन करते हैं। सरमन जी, आज के ही फैसले पे बात करते हैं कि भाई इनकम टैक्स, जाहिर है अगर आप कमा रहे हो तो फिर आपको खर्च करना पड़ेगा ना भाई। आप अगर सक्षम हो तो ये वो उस तरह की लाइन है कि आगे जो सक्षम है उससे जब वो जो भी चीज़ें हैं वो वापस ली जाएं और जो गरीब हैं उन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि एक एयर एम्बुलेंस वाली खबर कल आपने भी देखी होगी कि रीवा से एक व्यक्ति को मुफ्त में भोपाल लाया गया। मतलब अमीरों से लो, गरीबों में बांटो टाइप का। देखिए जो इनकम टैक्स को जो मंत्री स्वयं भरेंगे, ये विषय आया है एक कैबिनेट की बैठक में। जो कैबिनेट के फोल्डर रहते हैं और जो कैबिनेट के डिसीजन होते हैं उसमें नहीं है। ये अनौपचारिक बातचीत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और ऐसा इसके बाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने बताया होगा, इसके बाद ये बात आगे निकली है। तो हालांकि कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं रहता उनका। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, टैक्स बड़ा नहीं लेकिन मैसेज तो बड़ा है। मैसेज बड़ा है। देखिए मैं एक संदर्भ बता रहा हूँ, 18 दिसंबर 2019 को
मध्य प्रदेश विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ था कि सारे मंत्री और सारे विधायक अपनी चल अचल संपत्ति और अपने आश्रितों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के पटल पर रखेंगे, लेकिन ना तो विधायकों ने रखी ना मंत्रियों ने रखी। उसी से जुड़ा हुआ इनकम टैक्स का विषय भी है कि लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि किस मंत्री ने इनकम टैक्स अपनी जेब से भरा या नहीं भरा, जब तक आप विधानसभा के पटल पर वो जानकारी अपनी संपत्ति नहीं रखेंगे। तो ये हालांकि आपका निर्णय जो है ना, ये अनौपचारिक निर्णय है, लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है। कुछ तो बचत होगी, लेकिन साथ साथ इसमें यदि वो अपने जो बाकी जो एक बड़े खर्चे हैं, जैसे कि गाड़ी घोड़े का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, एसी का खर्चा है, उनके बंगले की रखरखाव का खर्चा है, उनका टीएडीए का खर्चा है, 5 स्टार होटलों में रुकने का खर्चा है, मतलब एयर फ्लाइट से जो जाना आना होता है उसकी जगह रेल से यात्रा करें, रेल से यात्रा में भी वो जनरल बोगी से यात्रा करें, तो बहुत सारे खर्च बच जाएंगे। ठीक है, एक बार संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। स्वागत संतोष जी आपका। आप कैसे देखते हैं सरकार की ये जो इमेज बनाने की तैयारी है कि अमीरों से लो गरीबों में बांटो? प्रवीण जी, असल में उल्टा हो रहा है। अच्छा। गरीबों से ले और अमीरों में बांटो, ये चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है प्रवीण जी कि जो है पूरी तरीके से जब से ये मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से केवल जो है कहीं कोई योजना, सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने ट्रांसफर उद्योग चल रहा है पूरे उसमें कि जो मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाए उसको बचाने का काम चल रहा है। पूरी इनकी योजनाएं जो आप बात करें प्रवीण जी, स्मार्ट सिटी के अंदर पूरी लाखों पेड़ काट दिए इनने, कहीं कुछ केवल ब्रांडिंग का काम चल रहा है। इवेंट अच्छा कर लेते हैं, प्रचार प्रसार में खूब पैसे खर्च करके जनसंपर्क माध्यम का उसका उपयोग कर रहे हैं। जनता के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल जो है उनके लिए हो रहा है। अच्छा, ये जो इस निर्णय को आप कैसे देखते हो, जो आज उन्होंने कहा कि भाई मंत्री हैं, कमा रहे हो तो खुद इनकम टैक्स पे करो, गवर्नमेंट क्यों करेगी आपका इनकम टैक्स पेमेंट? बिल्कुल नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, मंत्री को करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप अभी आंकड़े मंगाएंगे प्रवीण जी, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बार विधायक मंत्री बन जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कितने गुना हो जाती है, इसके बारे में कभी कुछ नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो साइकिल से आए थे, जो फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। तो ये सब दिखावे से कुछ नहीं होगा ना। इनकम टैक्स का जो काम है, आप इनकम टैक्स ये नहीं पूछता कि आपकी तनख्वाह कितनी है और आपके पास 105 करोड़ 10 करोड़ कहां से आ गए। तो ये सब दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। राजन जी, दिखावा। अब दूसरे मेहमान को कर लेते हैं सर। दूसरे मेहमान बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए राजन सिंह। राजन जी, दिखावा करने से कुछ होगा नहीं। वो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि बहुत करप्शन में डूबी हुई है सरकार, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, मेरे मित्र संतोष जी कह रहा है, आप भी बता दीजिए इनको कि कल रीवा से एयर एम्बुलेंस से किसी को भेजा था तो वो कोई बहुत बड़े उद्योगपति को नहीं भेजा था। तो थोड़ा सा संतोष जी, सरकार की विपक्ष में वो आलोचना करना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों की आपको तारीफ भी करना चाहिए। एयर एम्बुलेंस की सुविधा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है आम लोगों के लिए कि अगर उनको स्वास्थ्य के दिल्ली भेजना है या मुंबई भेजना है, कहीं बड़ी जगह भेजना है, तो एयर एम्बुलेंस की फ्री सुविधा दी है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि आमदनी बढ़ना, तो जनप्रतिनिधि की आमदनी बढ़ने की जो बात कही है, तो जरा इनसे मैं ये भी पूछ लेता हूँ, नकुलनाथ जी का आप बता दीजिएगा कि 2014 और 19 के बीच में उनकी कितनी आमदनी बढ़ी थी? 2.5 गुना बढ़ी। तो ये आमदनी बढ़ना या ये जो अभी ये कह रहे थे कि बड़े लोगों को देना है, छोटों से लेना है, सरकार की योजनाएं ठप पड़ी। आप बताइए, लाडली बहना योजना के पैसा हर महीने जा रहा है, लाडली लक्ष्मी को पैसा मिल रहा है। तो ये तो कांग्रेस की अपनी एक मानसिकता है, जो इन्होंने कमलनाथ सरकार के समय इन्होंने योजनाएं बंद की थी। ये सोच रहे थे कि मोहन यादव आएंगे वो भी बंद कर देंगे, लेकिन मोहन यादव जी के कार्यकाल में पूरी योजनाएं यथावत जारी हैं और आम लोग, गरीब तबके के आम हितग्राही को, अंतिम तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इस बात की आप भी गवाह है और पूरी जनता गवाह है। तो इससे इनको तकलीफ क्यों होती है? एक बार संतोष जी को फिर से इन कर लेते हैं। संतोष जी, बहुत सारे इनके निर्णय कुछ इस तरह के हुए, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब आप देखिए कि एक श्योपुर वाला घटना आपको याद होगा, किसी एक आम आदमी के लिए डीएम बदल जाना, मतलब एक बड़ा वो लग रहा था। एक्सीडेंट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर नीचे तक के अमले को हटा देना।
तो ये नहीं लग रहा आपको थोड़ा बहुत कि वो उन्होंने जो अंदाज रखा है अपना, वो एक इस तरह का इंप्रेशन लाना चाहते हैं कि वो एक बड़े कॉमन जो मैन है उसके लीडर हैं? देखिए प्रवीण जी, कॉमन मैन की जहां तक बात कर रहे हैं, अभी तो क्या है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आपने बदल दिया, उससे क्या रिजल्ट क्या निकला? ट्रांसपोर्ट उद्योग चला दो। मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे मुल्क, हमारे मित्र कह रहे थे कि लाडली बहना को जो है हम 1200 रुपए, अरे भैया लाडली बहना को तो आपने 3000 रुपए महीने का बोला था, दो ना 3000 रुपए ने, कौन मना कर रहा है? आप मध्य प्रदेश के अंदर जब से मोहन यादव जी आए हैं, ये आदिवासियों को जो स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती थी वो बंद हो गई है, सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई है, केवल इवेंट कर रहे हैं, रोज बड़े बड़े विज्ञापन दे दो, ब्लूप्रिंट कर निकाल दो। आप बीआरटीएस भोपाल के अंदर, प्रवीण जी आप भी भोपाल को बहुत अच्छे जानते हो, इन्होंने करोड़ों रुपए जो बीआरटीएस में खर्च करे, क्यों तोड़ दिया इनने, क्यों हटा दिया उसको? क्या उस समय योजना खराब थी क्या? ये जो बातें कर रहे हैं, केवल धन उगाही का अड्डा हो गया है पूरा। बाहर का उद्योगपति आता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश है, उद्योगपतियों का विश्वास नहीं है, केवल दिखावा कर लो। कितने कितने करोड़ का कर्ज हो गया मध्य प्रदेश पे। आप अभी आपने मेट्रो के अंदर देखा है, मेट्रो के अंदर 1.5-2 किलोमीटर में वो ट्रायल करने लगे। तो ये भैया, ये आप जनता को केवल दिखावा करके कुछ दे तो रहो नहीं हो। पढ़ने वाले बच्चे मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा व्यापार में बदनाम हो गए कि यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, तो बाहर जाके पूना पढ़ रहे हैं, बेंगलोर पढ़ रहे हैं। तो ये सब दिखता नहीं है। रायन सिंह जी कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस, अरे भैया एयर एम्बुलेंस तो सबके लिए होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों में जो भारी लूट मची हुई है, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ठीक कर देते आप उसको? ठीक है, मीडिया में क्यों नहीं जाते? अब एक बार शर्मन जी की बात बहुत देर से नहीं किया, मैं शर्मन जी को इन करूंगा, जवाब लेंगे राजन जी से, पहले शर्मन जी को इन करता हूं। शर्मन जी, एक आप आसन्न आप कोई कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं देखते हो क्या? देखिए माननीय प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कैबिनेट की विस्तार की संभावनाएं तो तब से बलवती हो गई थी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर माननीय अमित शाह जी आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था कि जिन विधायकों के, मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में वोटर टर्नआउट कम रहेगा, उनको अपने मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारे उस क्राइटेरिया में आ गए हैं, लेकिन अब विस्तार होना है और वो इसीलिए बार बार दिल्ली भी जा रहे हैं। संगठन की मतलब सभी से उनकी सहमति लगभग हो जैसी गई है, लेकिन अभी एक विषय आ रहा है, हो सकता है कि उसके बाद हो। हालांकि सरकार का प्रिविलेज है, कभी भी कर सकती है। अभी 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र आने वाला है, तो सत्र के कारण क्या है कि पूरी चेन रहती है कि एक मंत्री कौन किस विभाग का जवाब देगा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री सारे विभागों के उत्तर दे सकता है, और भार साधक मंत्री रहता है पूरे सदन का, तो राज्य मंत्री दे सकता, लेकिन वो एक कारण है। फिर दूसरा क्या है कि जिस विभाग के से संबंधित सवालात आते हैं, बहुत सारे ध्यानाकर्षण आते हैं, कुछ बिल भी रहते हैं, बहुत सारा शासकीय कामकाज है, बजट भी आना है तो बजट की पूरी प्रोसेस रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे को सिर्फ इतना ऐसा, मेरे को व्यक्तिगत रूप से, चूंकि मैं पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में थोड़ी रुचि रखता हूँ, तो आगे मेरे को सत्र अभी के नहीं बाद लगता, होगा। लेकिन होना है। नहीं, सत्र के दौरान भी कर सकते। सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अधिकृत है, और वो कभी भी कर सकती, कोई किसी तरह की संवैधानिक बाध्यता नहीं। संवैधानिक, मैंने आपका आकलन में कह रहा था। एक बार राजन जी जो आप जवाब देना चाह रहे थे वो तो दीजिएगा। दूसरा यह है कि अब रामनिवास रावत जी से क्या कमिटमेंट किया था भाई, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, वो इस्तीफा तक नहीं दे रहे हैं अभी तक, और ये संतोष जी की पार्टी उन्हें इस वजह से नहीं कर रही निष्कासित कि वो बरी हो जाएंगे, तो उनका कमिटमेंट कर दो फुलफिल भाई, बना दो मंत्री। देखिए प्रवीण जी, कमिटमेंट वाली बात स्वयं रामनिवास रावत जी ने कही है कि इस तरह का कोई कमिटमेंट या कोई सौदेबाजी या कमिटमेंट नहीं हुआ है। जहां तक इस्तीफे की बात है, तो ये विशेष अधिकार है विधायक का कि वो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देंगे, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और मुझे लगता है कि सत्र के बाद जब भी उनको उचित लगेगा, वो सही समय पर अपना इस्तीफा भेज देंगे। अगर कांग्रेस को इतनी दिक्कत है तो कांग्रेस निष्कासित कर दे, अगर उनको लग रहा है, क्योंकि दोनों बोल चुके हैं, दोनों विधायक, कि हम तो जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। एक बार इन कर लेते हैं फिर से संतोष जी को। संतोष जी, कहाँ बैठा लोगे फिर? रामनिवास रावत जी बहुत सीनियर आदमी है, उनको सारी लिस्टिंग होती है, तो स्पीकर को क्या लिख के दिया, कहाँ पे बैठेंगे अब वो? बीजेपी के खेमे में या आपके ही खेमे में? टेक्निकली तो अभी तक आपके साथ ही हैं। देखिए प्रवीण जी, रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कहाँ बिठाना है, इस्तीफा देना है, और हम विधानसभा अध्यक्ष है, दे देते इस्तीफा।
अब तो जब बीजेपी में चले ही गए हैं तो इस्तीफा दे देते। अब वो सोच रहे हो कि विधान और क्या क्या वो करना, तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस ने अपनी सूची दे नहीं, दी, आपकी तो काम आपकी बिताना। समझ क्या कहती है, क्यों नहीं कर रहे होंगे वो अब तक रिजाइन? कोई जो तय किया होगा वो हो नहीं पा रहा है इसलिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सौदा करा होगा और उनके आपस में क्या डील होगी ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। और उसके अंदर जहां तक मेरे को जो लग रहा है कि उनका जो मामला जो अभी हो सका है, उन्होंने कहा विधायक निधि पूरी खर्च कर दो, बहुत सारी जो योजना क्या बनाना है, क्या पोर्टफोलियो, तो ये तो खैर बीजेपी जाने वो जाने, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हम तो कांग्रेस को जो है उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाना था उससे ज्यादा पहुंचा दिया, क्योंकि एन मौके पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना और उसके बाद जो है चले जाना, तो ये तो फिर बहुत वरिष्ठ नेता है, तो चलेगा तो बीजेपी वाले जाने क्या करना है। शर्मा जी, रामनिवास रावत जी की भूमिका को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या भूमिका रहेगी? सदन में तो तय होता है कौन कहाँ बैठेगा। अब कांग्रेस ने लिख के भी दे दिया कि अब ये यहाँ इनकी जगह में अब ये बैठेंगे, मतलब लखन घनघोरिया का नाम आ गया उनकी जगह कि अब वो बैठेंगे। क्या भूमिका देखते हैं आप रामनिवास रावत जी की, अगर मान ली सत्र के बाद विस्तार हुआ आपके मुताबिक तो? 6 महीने के अंदर चुनकर आना होता है उनको। लेकिन मैं यहाँ पे टेक्निकल चीज़ बताऊँ, दोनों प्रवक्ता लोग जो है ना यहाँ वहाँ बाल डाल रहे हैं। दरअसल रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। अब कांग्रेस का दायित्व ये बनता है कि विधानसभा के अंदर विद एविडेंस के साथ में कि उन्होंने कब सदस्यता ली, किन के समक्ष ली, पूरी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से शिकायत करें, तब जाकर उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, जो कांग्रेस ने अभी तक नहीं की है, क्योंकि वो कांग्रेस टेक्निकल रूप से खेल रही है और बीजेपी भी खेल रही है। एक दूसरा जो मैंने संवैधानिक बाध्यता की बात की थी कि नहीं है, वो मैंने बजट सत्र के संदर्भ में कही थी कि बजट सत्र के दौरान कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कर सकते हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और देखिए, अब रामनिवास रावत निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पत्रकार के नाते कि वो मंत्री बनेंगे और सरकार के पार्लियामेंट में वो संसदीय परंपरा के बहुत अच्छे जानकार हैं, मर्मज्ञ हैं। वो सत्ता पक्ष का उस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे जब वो मंत्री बनेंगे। एक बार राजन जी को इन कर लेते। राजन जी, एक विषय है ट्राइबल, मतलब ये मेरी समझ से परे है कि अभी तक क्यों काबू में नहीं कर पा रहे हो आप इस वर्ग को? लगातार आपके प्रयास चल रहे हैं, विधानसभा के वक्त भी चले, लोकसभा के वक्त भी चले। अभी एक सीट का इलेक्शन है अमरवाड़ा, लेकिन जितनी सारी फील्डिंग हुई कि जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पे भी हुई, आपने जो तैनाती की है उसमें मैक्सिमम ट्राइबल लीडर वहां पे तैनात किए। संपतिया उइके जी को बनाया वहां पे इंचार्ज और वो सारे ट्राइबल लोग उनके साथ हैं। तो क्या वजह है, क्यों ट्राइबल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो आप लोग? नहीं, कॉन्फिडेंट है दुबे जी। लोकसभा चुनाव में सारी लोकसभा सीटें जो आदिवासी आरक्षित सीटें थी, सभी पर भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं ने भरपूर मत दिया है। अमरवाड़ा विधानसभा में भी लोकसभा चुनाव के दौरान हमें प्रॉपर जनसमर्थन मिला है। जहां तक उपचुनाव की तैयारी की बात है, तो पार्टी के लेवल पर ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। हमारे संगठन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ताओं को पूरे मनोयोग के साथ काम करने के लिए कहता है, और इसीलिए चाहे वो नेताओं की तैनाती की बात करें या ये कहें, तो ये निश्चित तौर पर पार्टी ने तय कर रखा है कि हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं। हम कांग्रेस की तरह मजाक में चुनाव नहीं लड़ते हैं। संतोष जी, मजाक सीट में जो जल्दी बात पूरी करें, पर संतोष जी के पास जाएंगे। लीड देखिए, कितनी भारी लीड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय मिली है। ठीक है संतोष जी, मजाक में लेते हो आप लोग चुनाव, वो दिखता भी है। आप संतोष जी के इन करते हैं, मजाक में लेते हो आप चुनाव, वो दिख भी जाता है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी, लोकसभा के वक्त तो बहुत जोर से दिखा, 29 की 29 वहां चली गई। अमरवाड़ा की भी बात कर लेते हैं आपसे भी। आप मेरा सवाल ले लीजिए, अमरवाड़ा पे भी आपसे ही बात कर लेते हैं कि अभी तय नहीं हो पा रहा है वहां ठीक तरह से कि वहां पर अभी भी उसे ओन कौन करेगा, मतलब कमलनाथ जी ही करेंगे या यहां से लोग भेजे जाएंगे, क्योंकि इलाका उनका है। नहीं, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी पूरा वहां पे करेंगे, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता वहां काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि अपने बिल्कुल उसके अंदर वो बोलते हैं ना कि हम बहुत गंभीरता से, निश्चित तौर पे बहुत गंभीरता से लेते हैं। एसपी, कलेक्टर, प्रशासन, मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे लोग, सारे मंत्री वहां डेरा डालेंगे, पूरे दबाव डालेंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे और पूरी तरीके से जो ये हरकतें जो करते हैं, पूरे देश की वहां की भी जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। दबाव डाल दो, सीडी, ईवीआई सब करो, तो ये सब चीजें क्या है कि ठीक है आज समय है, डालिए दबाव, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से, अरे आप ये बताइए ना कि अरे जो बातें कर रहा हो आपने छिंदवाड़ा की जो बात कर रहे हो, छिंदवाड़ा में क्या हुआ? कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, दुनिया के सारे देश के नेता, हमारे नेता है, आपके नेताओं की तरह विदेश घूमने नहीं गए, अरे उनको डराने के लिए, प्रशासन को डराने के लिए, तुम्हारी कलेक्टरी नहीं रहेगी, तुम्हारा ये पद नहीं रहेगा। अरे तो ये जो बातें कर रहे हैं यही करते हो। आपके नेता चाहे राहुल गांधी हो या कमलनाथ हो, उनके क्षेत्र में चुनाव विदेश घूम रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने लग जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने वोट से जीते मोदी जी? अरे मोदी जी कितने वोट से जीते बनारस में, और राहुल जी कितने वोट से जीते? आप ये जो पिछला चुनाव राहुल जी हारे थे और अभी कमलनाथ कितने वोट से हारे हैं? अपन तो मध्य प्रदेश की बात करें। ठीक है, हाँ बात मध्य प्रदेश करें, ठीक है। तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए, बिल्कुल वक्त फिसल रहा है हाथ से। तीसरे मेहमान को इन करूंगा, माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल गैस को रोकूंगा। सरवन जी का रुक करूंगा। सरवन जी, अमरवाड़ा चुनाव चुनौती ज्यादा किसके लिए? आऊंगा सरवन जी, अमरवाड़ा चुनाव जो है वो चुनौती किसके लिए ज्यादा? हम व्यक्ति की ही बात कर लेते हैं। यहाँ तो संगठन पूरा है, अभी दिख नहीं रहा कि बीजेपी से ओन कौन करेगा, सारा संगठन इन्हें ये हमेशा झोंकते हैं। वहां से कमलनाथ जी के लिए एक और चैलेंज है क्या ये? आपकी बात से सहमत हूं मैं। ये कमलनाथ जी की न केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से उनके बेटे पराजित हुए लोग छिंदवाड़ा में, उसका बदला लेने के लिए भी उनको, भले ठीक है एक सीट जीते हैं वो, उनके दल से वो कमलेश साय छोड़कर गए हैं, तो एक पूरा का पूरा चुनाव जो है ना वो कमलनाथ जी की राजनीतिक प्रतिष्ठा पर केंद्रित हो गया है। और बीजेपी तो खैर देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास फुल मेजोरिटी है, लेकिन वो भी वहां से वो निश्चित रूप से चुनाव जीतने के प्रयास करेंगी। लेकिन कमलनाथ के ऊपर पूरा का पूरा ये दारोमदार है कि वो सीट को निकालें, नहीं निकाल पाए तो जो 40 साल 45 साल में उन्होंने वहां जो किया है वो उनका अब पूरी तरीके से एक शर्मा जी माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो जिस तरह से हमने बात की, एक शुरुआत की थी समायोजन, तो हर क्षेत्र में समायोजन चल रहा है, जनता के बीच भी, आम के बीच भी, खास के बीच भी, अपनी सियासत के बीच भी। अब ये समायोजन नतीजे क्या क्या देगा ये आपको आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।